नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के निबंध का हमारा विषय है ड्रग्स फ्री इंडिया, भारत को ड्रग्स से मुक्त बनाना। ये इस निबंध का शीर्षक है। कैसे मुक्त बनाएंगे ये हम निबंध में लिखेंगे समाधान के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। और प्रश्न ये उठता है कि ये चर्चा में क्यों आया, तो प्रारूप यहीं से शुरू करिए। प्रारूप जब आप बनाइए तो पहले लिखिए कि यह चर्चा में क्यों है। उसके बाद तब इसका अगला बिंदु आप लिखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्रग्स क्या है। मतलब पहले तो आप ये बताइए कि ड्रग्स की चर्चा क्यों हो रही है, थोड़ा पृष्ठभूमि दे दीजिए। उसके साथ साथ ड्रग्स क्या है ये बता दीजिए अगले मुद्दे पर, क्योंकि जिस चीज़ की आप इतनी बुराई कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या ये जीवन के लिए घातक है, तो ये भी कोई पूछने की बात है, लेकिन घातक है तो उसमें क्यों घातक है ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद युवा पीढ़ी और ड्रग्स का शिकंजा। युवा वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी गिरफ्त में आता है, तो ऐसा क्या कारण है, ड्रग्स का शिकंजा इन्हीं के ऊपर ज़्यादा क्यों कसता है, इसको हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ निवारण आपको देना होगा। जब समस्या आपने इतनी गंभीर खड़ी की है तो उसमें आप तटस्थ नहीं रह सकते, बाहर नहीं रह सकते, आपको उसमें घुसकर उसका समाधान देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं और पूरा जो निबंध का प्रारूप है वो इसी प्रकार से होना चाहिए। अब आप ऐसा ही बनाइए, ये आवश्यक नहीं है, आप अपने ढंग से बना सकते हैं। शुरुआत करने का तरीका आपका किसी घटना के माध्यम से हो सकता है या कुछ और आप लिख सकते हैं। फिलहाल इसको देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। देखिए, इसमें प्रस्तावना के रूप में शुरुआत हमें पृष्ठभूमि से करनी थी और चर्चा में क्यों है ये इसमें हाईलाइट करना था। तो देखिए, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इसके द्वारा आयोजित, ये श्री रविशंकर वाला जो था उसके द्वारा आयोजित जो ड्रग्स फ्री इंडिया अभियान था उसमें वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को संबोधित किया था। ये पिछले साल की बात है और इसमें उन्होंने बताया था कि नशा जो है वो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है और वर्तमान में पूरी दुनिया में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो नशे के आदती बन चुके हैं। तो ये स्थिति जो है ये काफ़ी खतरनाक है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं का इसकी जद में आना ये चिंताजनक बात है और ये चर्चा का विषय भी था। तो ये WHO का आंकड़ा था, WHO की रिपोर्ट थी जिसको कि इसमें जोड़ दिया गया। इसके बाद अब चर्चा में क्यों है ये आपको बताना पड़ेगा। ये तो पृष्ठभूमि आपने थोड़ी सी दे दी। चर्चा में इसलिए है क्योंकि मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ड्रग्स के लेन देन और कारोबार से कई जो फिल्मी हस्तियां हैं और बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं उनका नाम जुड़ता है। और ऐसा कब होता है, मतलब यहाँ आप ऐसे लिखिएगा कि बॉलीवुड और ड्रग्स का जो कनेक्शन है वो तो पहले से ही सामने आता है, ऐसा नहीं कि वो कोई नया है। बॉलीवुड में पैसा इफरात है। आप देखते हैं कि एक फिल्म के लिए जो कलाकार हैं वो कितना पैसा लेते हैं या जो प्रोड्यूसर हैं वो कितना कमाते हैं। तो इतना जब करोड़ों अरबों का कारोबार उनका है तो उसमें पैसे की जब अधिकाई होती है तो बुराइयां अपने आप आती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत कम ही है जो इसमें बचे रह पाते हैं। तो यहाँ बॉलीवुड में नशे की जो पैदावार है वो बढ़ती जाती है। अब देखते हैं इसमें, तो यहाँ आप लिखेंगे कि बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन ये पहले भी सामने आया है, लेकिन इस बार जो मामला है उसमें सुशांत सिंह राजपूत का जो आत्महत्या मामला था वो जुड़ा था। पहले आत्महत्या होती है, मतलब वो करते हैं, उसके बाद अब आत्महत्या हुई थी या हत्या हुई थी इस पर जांच चल रही है, विवाद चल रहा है, लेकिन अपने कमरे में उनका शव पाया जाता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब जांच की परतें खुलती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है कि किसने उकसाया किसने मारा, तो वहां पर ड्रग्स का एक नया मामला सामने आता है। ड्रग्स की सप्लाई की बात आती है और उसके बाद तो फिर जड़ें उधड़ती ही जाती हैं, मतलब एक के बाद एक उसमें कनेक्शन जुड़ते जाते हैं। तो पूरा बॉलीवुड, उसमें जो नामचीन हस्तियां थी उनके लड़के लड़कियां भी चपेट में आ जाते हैं। यहाँ पर किसी को नाम लेकर नहीं बताना है। नाम आप सिर्फ किसका लेंगे, सुशांत सिंह राजपूत का लेंगे, उससे ज़्यादा किसी का नाम यहाँ मत लीजिएगा, वो फायदेमंद नहीं है। सिर्फ इशारे में बात कर दीजिएगा, ये ठीक है। किसी राजनीतिक पार्टी को अगर आप मोहरा बनाना चाहते हैं तो उसको भी सिर्फ इशारे इशारे में कहिएगा, नाम से मत कहिएगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आत्महत्या मामले के बाद बड़े पैमाने पर न्यूज़ चैनलों और समाचार पत्रों में ये सुर्खियां बना। मतलब न्यूज़ चैनल वालों को तो कुछ समय के लिए न्यूज़ मिल गई थी, मतलब इसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था, सिर्फ यही और सिर्फ यही, इसके अलावा कुछ नहीं। बड़े बड़े जो एंकर थे वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, भले करें कुछ ना, उन्हें इसी की सैलरी मिल रही थी। लेकिन इसमें मामले में जब ड्रग्स वाला एक पेज जुड़ता है तो ये चिंताजनक हो जाता है। चिंताजनक इसलिए हो जाता है क्योंकि आत्महत्या की प्रवृत्ति ये ड्रग्स भी बढ़ाता है। और यहाँ यही मामला था कि ये जो ड्रग्स का सेवन था इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे और इस प्रकार से आत्महत्या वाली जो प्रवृत्ति है वो प्रबल हो जाती है, मतलब आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मामला सामने आता है। तो ये स्थिति सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही सिर्फ नहीं हो सकती है, मतलब ये अकेले युवा नहीं है, ऐसे अनेकों युवा हैं। बहुत से ऐसे हैं बेचारे जो कि इस नशे में डूबकर खत्म हो चुके हैं, उनका कोई जिक्र ही नहीं करने वाला है। तो बहुत सारा जो बड़ा युवा वर्ग है वो इसकी चपेट में। अब आइए देखते हैं इसमें और क्या लिखा जा सकता है।
इसके बाद ड्रग्स के सेवन से नशे की लत को संतुष्ट करना, ये भारत की प्रमुख और व्यापक समस्या है। नशा करना ये एक सामान्य चलन है। नशा करने के साधन अलग अलग होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं, कुछ हल्के नशे होते हैं, कुछ भारी नशे होते हैं। तो यहाँ पर यह भी नशे का एक माध्यम है। और परिवारों का विघटन, समाज का विघटन, ये सब इसी के दुष्परिणाम है। एक व्यक्ति सेवन करता है, नशे में धुत रहेगा, अपने परिवार के साथ गलत बर्ताव करेगा या निकम्मा बना रहेगा, जमा पूंजी को बेचकर खा जाएगा। देखिए, नशे की प्रवृत्ति जो है वो इतनी घातक होती है कि नशा अगर नहीं मिलता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, कुछ बेच खा सकता है। अपने घर मकान को लोग बेचकर नशा कर लेते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सामाजिक और पारिवारिक विघटन का कारण बनती है, तोड़ने का कारण बनती है। और यह केवल सामाजिक समस्या नहीं है, मतलब ये कोई एक मुसीबत सामाजिक ही नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक भी है। सबसे बड़ी तो ये मनोवैज्ञानिक समस्या होती है, मानसिक समस्या है। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये मानसिक रोग है। और यह नशा केवल व्यक्ति को खोखला नहीं करता, बल्कि देश को भी खोखला बना देता है। जो नशा है वो सिर्फ व्यक्ति को नहीं खोखला करता। व्यक्ति क्या है, वो नागरिक ही तो है। और अगर नागरिक ही खोखला हो जाएगा तो देश बचेगा क्या? नहीं बच सकता। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि देश भी खोखला हो जाता है। और ड्रग्स के सेवन की लत के पीछे 3D बुराइयां सामने आती हैं। यहाँ पर 3D जो है ये कोई फिल्म का पोर्ट्रेट नहीं है, ये बुराइयों की गणना की जा रही है और यहाँ पर D से इन बुराइयों की शुरुआत हो रही है। देखिए, पहला क्या है? डार्कनेस है। यहाँ पर 3D बुराइयों का जो जिक्र है उसको आप ऐसे D से डार्कनेस लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो D है उससे डिस्ट्रक्शन है और तीसरा वाला जो है उससे डिवास्टेशन है। तो ये 3D बुराइयाँ इसकी जनक होती हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और इस गंभीर बुराई से बचने के लिए, इसके उन्मूलन के लिए ड्रग्स फ्री इंडिया की जो मुहिम है वो अनिवार्य हो जाती है। आपने भूमिका में कुछ अच्छा खासा जोड़ दिया और उसके बाद आपको ये लिखना होगा कि इससे बचने के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रयास करना या मुहिम छेड़ना ये आवश्यक हो गया है, ज़रूरी हो गया है। इसके बाद आप ड्रग्स का अर्थ बताइए, जैसा कि प्रारूप में कहा गया था। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ड्रग्स का आशय उन रासायनिक पदार्थों से है। ये क्या है? ये केमिकल्स होते हैं और इन रासायनिक पदार्थों की विशेषता ये होती है कि मस्तिष्क पर इनका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। ये दिमाग को प्रभावित करते हैं, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और ये खतरनाक स्थिति होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि इन्हें लेने से मस्तिष्क पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और शरीर और मन दोनों के जो क्रियाकलाप है वो बाधित होते हैं और मानसिक आनंद मिलता है। मन जो है वो इसकी जद में आ जाता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है और वो चाहेगा कि और मिले और मिले, और नहीं मिलेगा तो फिर बेचैनी होगी, तड़फड़ाहट होगी, ऐसा लगेगा कि अब जान निकलने वाली है। तो ड्रग्स के जो व्यसनी होते हैं यानी लती होते हैं उनका यही हाल होता है। और वही चीज़ यहाँ भी दी हुई है। तो ये रासायनिक प्रक्रिया का ही परिणाम होता है, मतलब हमारी पूरी जो मानसिक प्रणाली होती है, तंत्रिका तंत्र का सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स का सिस्टम होता है, उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। और उसके बाद देख लीजिए, वैज्ञानिक शब्दावली को अगर देखा जाए, मतलब ड्रग्स का वैसे तो सामान्य अर्थ होता है दवा या औषधि, ड्रग्स का यही मतलब है। लेकिन सामाजिक विज्ञान की जो शब्दावली है उसमें अगर देखा जाए तो इसे मादक पदार्थ कहा जाता है। मतलब चिकित्सा विज्ञान में इसका अर्थ खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो दवा या औषधि है ये मादक द्रव्य के तौर पे देखी जाती है सामाजिक विज्ञान की निगाह में, समाज की दृष्टि में। और देख लीजिए, इसे लेने पर यहाँ आनंद महसूस होता है। जो लती लोग हैं यानी जो इसके अभ्यस्त लोग हैं, व्यसन कर रहे हैं, वो इसे लेकर खुश होते हैं, अच्छा महसूस होता है। और नहीं, अगर यहाँ ज़रूरत पड़ने पर नहीं मिल पाता है तो बेचैनी का अनुभव होता है। लोग जो है वो कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो ये जो उनकी कंडीशन होती है जहाँ पर उन्हें ड्रग्स अगर एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए नहीं मिलता है तो एकदम पागल हो जाते हैं। तो ये वाली जो उनकी कंडीशन होती है उसको कहा जाता है एडिक्शन, ड्रग्स का एडिक्शन। यानी यहाँ तक आकर वो एकदम व्यसन में डूब चुके हैं। और इस स्थिति तक पहुँचने के बाद व्यक्ति जो है वो सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पाता है। देखिए, ड्रग्स के जो आदती लोग होते हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो छोड़े तो छोड़े कैसे। वो भी चाहते हैं, जब वो होशो हवास में होते हैं और एक बार लत पकड़ लेती है, उसके बाद बीच वाली कंडीशन की बात की जा रही है। तो जब एक बार उन्हें ये आभास होता है कि हम गलत कर रहे हैं, मतलब होश हवास में होते हैं, उन्हें लगता है कि पैसा उनका इसमें पानी की तरह बह रहा है, उनका जो पूरा जीवन है वो नष्ट हो रहा है, आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि छोड़ दें। लेकिन जब नशे की तलब लगेगी तब उनके सामने कुछ और नहीं दिखाई देगा, सिर्फ अंधेरा अंधेरा दिखेगा और उन्हें ड्रग्स का एक पैकेट या एक पाउच चाहिए होगा और उतना सेवन करके वो फिर अपनी नींद में अपने नशे में चले जाएंगे। ऐसे होता है। तो ये व्यसन बहुत बेकार होता है, ये छोड़ते भी नहीं बनता, ये भी दिक्कत है। तो यहाँ वही कहा गया है कि वो सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता और स्वयं को इस अंधी सुरंग में झोंक देता है। एक बार ले लिया तो ये उसका आदती अपने आप को बना लेता है। इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि भारत में जो ड्रग्स का फैलाव है
ये गांव, कस्बों और महानगरों तक फैला हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे वालों के पास ही ये कारोबार है। बॉलीवुड का नाम आया तो लोग कहे कि पैसा बहुत ज़्यादा है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गांव और कस्बे जो हैं, जहाँ की एक मध्यम वर्गीय या जो निम्न वर्गीय लोग हैं वो रहते हैं, जो भारत है वो निवास करता है यहाँ पे, तो ऐसे क्षेत्रों में भी ड्रग्स का शिकंजा है। अब देख लीजिए, यह किसी विशेष वर्ग से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, बल्कि गरीब से लेकर अभिजात्य सभी इस वर्ग के शिकंजे में, मतलब जितने वर्ग हैं वो इसके शिकंजे में आते हैं। और किसी भी जो समुदाय है उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं या अलग अलग कारण हो सकते हैं ड्रग्स लेने के। कोई ले रहा है इस चीज़ को तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। अब कारण क्या हो सकता है, तो किसी के लिए वह मौज मस्ती या स्टेटस का सिंबल बन जाता है। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं कि मौज मस्ती करने के लिए, कि मज़ा आएगा चलो लेते हैं, और एक बार मज़ा लेने के लिए ले लिया तो अगली बार भी मन करेगा, उसकी अगली बार भी मन करेगा, ऐसे होगा। और उसी प्रकार से कुछ लोग स्टेटस सिंबल बना लेते हैं कि देखो मेरे पास इतना रुतबा है, इतना पैसा है कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ। न जाने इसमें कौन सी तारीफ है, लेकिन ये स्टेटस सिंबल बनाकर चलते हैं। उसके अलावा जिंदगी का अकेलापन, ये एक गंभीर समस्या है। आजकल अकेलापन बहुत बढ़ रहा है। जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी तो है, लेकिन आजकल बहुत अलग थलग पड़ता जा रहा है। सामाजिक जो उत्तरदायित्व है या जो बंधन है वो टूटते जा रहे हैं। तो जिंदगी का अकेलापन ये ड्रग्स के नशे की ओर लोगों को धकेलता है। इसके अलावा भावनात्मक जो असुरक्षा है ये भी जिम्मेदार होती है। मतलब अपने आप को यहाँ पे इनसिक्योर अगर कोई फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, तो वह ड्रग्स की शरण में जा सकता है कि भैया हमें बचाओ, हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उसके अलावा माता पिता से मिलने वाले प्रेम में कमी, तो देखिए माता पिता हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसे प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परिवार की स्थितियां ऐसी होती हैं कि वहाँ बराबर मात्रा में स्नेह नहीं मिल पाता। या हो सकता है कि स्टेप मदर या स्टेप फादर हो, यानी सौतेली माँ या पिता हो, या गृह कलह जो होती है, मतलब माता पिता के बीच में ही नहीं पट रही है, तलाकशुदा है या आपस में रोज झगड़ा कर रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या उनका व्यक्तित्व ढंग से विकसित नहीं हो पाता। तो वो लोग अपनी डिप्रेशन को निकालने के लिए, अपने भावनात्मक असुरक्षा को दूर करने के लिए ड्रग्स की शरण में जाते हैं, उसके आदी बन जाते हैं। इसके बाद गृह कलह, आपसी झगड़ा, पति और पत्नी के बीच का झगड़ा, या आपस में कुछ और जो संबंधी है उनके साथ झगड़ा, तो ये जो कलह होती है यह भी आदमी को निराशा के गर्त में धकेलती है। इसके अलावा असफलता, ये भी एक कारण है। असफलता तो सबसे बड़ा रोग है, इसीलिए हर कीमत पर सफल होने की कोशिश करिए। अपनी जीवन शक्ति को झोंक कर सफलता के लिए प्रयास करिए, चाहे वो नौकरी पाने की जो ये दौड़ है जिसमें आप इस समय लगे हुए हैं। इसके अलावा जिंदगी में कभी भी असफलता एक ऐसा रोग है जो कि और लोगों को अपने पास बुला लेता है, अपने आप बुला लेता है, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। और एक असफल इंसान जो है वो दुनिया में सबसे निकृष्ट माना जाता है। इसलिए अपने पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करके जो भी सफलता है, जो भी ध्येय है, उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ कहा गया कि असफलता की जो स्थिति है वह भी आदमी को निराशा के गर्त में झोंकती है और वहाँ से वो ड्रग्स की शरण में जाता है। इसके अलावा तनाव, असफलता अगर मिलेगी तो तनाव आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। असफल आदमी जो होता है वो तनावग्रस्त होता है, हीन भावना से ग्रस्त होता है और उसका पूरा व्यक्तित्व जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गलत संगति, देखिए अब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब असफलता मिलती है तो तनाव आता है, और तनाव आता है तो आदमी क्या करता है, कोई मानसिक सहारा खोजता है, मानसिक सपोर्ट खोजता है। और वो सपोर्ट उसे किसी दोस्त के पास मिला, लेकिन दोस्त जो है उसकी संगति अच्छी नहीं, वो अच्छा आदमी नहीं है, तो वो कहेगा कि चलो यार अपना गम भुलाने के लिए कुछ ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ नशा कर लेते हैं, इससे अच्छा महसूस होगा। और उसके बाद दोनों बैठ गए। तो इस प्रकार से ये सब आपस में इंटरलिंक हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये जो समस्याएं हैं ये जुड़ी हुई, और इनका जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है वो नशे के रूप में सामने आता है। तो अनेकों कारण यहाँ पर मौजूद हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए जो ड्रग्स माफिया हैं ये युवाओं को गुमराह करते हैं और अपने शिकंजे में फांस लेते हैं, ये भी एक तरीका होता है। इसके बाद देख लीजिए, एक बार ये जो लत होती है, मतलब ये जो ड्रग्स का नशा है, इसको अपनाने के बाद ये छूटती नहीं है जल्दी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और अनेकों सामाजिक बुराइयां आ जाती हैं, जैसे कि आदमी जो है चोरी करेगा। अब चोरी क्यों करेगा, पैसा उसके पास है तब तो नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब ड्रग्स लेना आदमी शुरू करता है तो ये महंगी चीज़ होती है, इतना आसान नहीं होता, सस्ता नहीं होता, तो चाहिए पैसा। और शुरुआत का जो रखा हुआ धन है या कमाई करके जो लाया हुआ पैसा है वो खर्च हो जाता है। तो उसके बाद फिर अगर तलब लगती है और पैसा नहीं है तो क्या करेगा, किसी की जेब में हाथ डालेगा, तो वो चोरी हो गई। उसी प्रकार से मर्डर भी कर सकता है, होश हवाश ही नहीं है, कुछ सोचने समझने का के लायक वो नहीं है तो मर्डर कर सकता है। रेप वाली जो चीज़ें हैं वो भी सामने आती हैं।
इस तरह के जो जघन्य अपराध हैं वो सब इससे निकल कर आते हैं, इससे निकलने वाली बुराइयों के रूप में देखे जाते हैं। शारीरिक जो व्याधियां होती हैं, मतलब शारीरिक जो रोग होते हैं, वह भी घेरने में देर नहीं लगाते। अपने शरीर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य तो बिगड़ ही रहा है, उसके साथ जो जो भौतिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, वो भी खराब होता है। और तरह तरह की बीमारियां, पहली चीज़ तो दिमाग पूरा खराब हो जाता है, विक्षिप्तता आ जाती है। उसके साथ साथ पागलपन हो सकता है, मोतियाबिंद यानी आंखों की जो स्थितियां हैं वो खराब हो सकती हैं, मतलब आंखों का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। उसके अलावा अवसाद, तनाव, ये सब तो गिफ्ट में मिलते हैं। उसके अतिरिक्त नपुंसकता हो सकती है, मतलब संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है वो कम हो सकती है या समाप्त भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा फेफड़े की जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। तो अनेक जो घातक रोग हैं वो इसकी वजह से होते हैं। तो इतनी सारी बुराइयों की ये जड़ है, उसके बावजूद इतने सारे लोग इसके शिकंजे में ग्रसे हुए हैं। तो इसके पीछे वही कारण है कि वह अपने तनाव को, अपने गम को मिटाना चाहते हैं और उसके लिए उसकी शरण में जाकर बैठे हुए हैं, और बहुत से जो है वो शौकिया कर रहे हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि ड्रग्स जो है उसका एक घातक पक्ष यह भी है कि इससे होने वाला जो मुनाफा होता है वो टेरर फंड का हिस्सा बन जाता है। मतलब जो टेररिस्ट फंडिंग होती है, आतंकवादियों को जो वित्त पोषण दिया जाता है, उसका पार्ट बन जाता है। ये काला धन होता है और काले लोगों के पास जाता है। अर्थात ड्रग्स के जो खरीदार हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों को आर्थिक सहायता भी दे रहे होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए, सपोज दैट आपने ड्रग्स खरीदा, एक पाउच इसका लिया, स्मैक का या हेरोइन का ले लिया, और बदले में जो विक्रेता है उसको पैसा दिया, तो वो जो आपका पैसा है वो इनडायरेक्टली, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से किसी आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करेगा या किसी गलत काम में लगेगा। इतना आप तय मानिए, आतंकवादियों के पास अगर नहीं भी जाता है तो किसी गलत काम में लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो क्या आप किसी अपराध को पोषण देने के लिए अपना धन देना चाहेंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है। और अगर इसको गंभीरता से सोचा जाए तो आदमी तुरंत ड्रग्स खरीदना बंद कर देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने के लिए इनका पोषण होता है। और उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र का जो आंकड़ा है उसको जोड़ दीजिएगा कि विगत कुछ वर्षों में, जो बीते वर्ष हैं, उसमें हेरोइन, अफीम तो एक पौधा होता है, उसी से ये सब निकलता है। उसके अतिरिक्त ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर का उपयोग वैसे तो प्रयोगशालाओं में प्रयोग के लिए किया जाता है, रसायन विज्ञान का, लेकिन ब्राउन शुगर नशीली होती है। तो इसका इस्तेमाल स्मैक, हशीश, इस प्रकार का जो यहाँ पे ड्रग्स पदार्थ है यानी मादक पदार्थ है, उसके सबसे बड़े उत्पादक और वितरक के रूप में जो क्षेत्र हैं उनमें पाकिस्तान सबसे पहले देखा जाता है। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। तो पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि पाकिस्तान में राजनेताओं से लेकर जो ये ड्रग्स का कारोबार है या इसका नशे का कारोबार है, इसकी जड़ें सेना तक पहुंची हुई हैं। हालांकि अफगानिस्तान में भी बड़े पैमाने पर जो मादक पदार्थ है उनका चलन चलता रहता है, मतलब उसका प्रचलन है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान उससे आगे निकला हुआ है। और यहाँ की जो भ्रष्ट व्यवस्था है वो इसमें योगदान देती है। आप समझ सकते हैं कि मतलब राजनीति और सेना वाला जो क्षेत्र है वो इसके शिकंजे में है, तब बचा ही क्या है। इसके अलावा आतंकवादी जो गोलियां मानवता को घायल करने के लिए चलाते हैं, वह ड्रग्स के पैसे से ही आती है। जो आतंकवादियां गोलियां बरसाते हैं, कभी कभी हमारे सैनिक भी उसके शिकार हो जाते हैं, तो वो कहाँ से आती है? वो इसी ड्रग्स के पैसे से आती है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ भारत सरकार जो है वो क्या प्रयास कर रही है इस दिशा में। तो भारत सरकार के द्वारा इस समस्या को रोकने के लिए कानूनी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और संविधान के अनुच्छेद 47 के हिसाब से चिकित्सकीय प्रयोग के अतिरिक्त, यहाँ आप देख रहे हैं, चिकित्सकीय प्रयोग के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इन मादक वस्तुओं पर निषेध, इसके लिए 1985 में नशीली दवाएं और मनोविकारी जो पदार्थ हैं उनके लिए एक्ट आया और ये लागू होता है। हालांकि परिणाम जो है वो बहुत सकारात्मक नहीं होते हैं, बल्कि समस्या और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। देखिए, ये चीज़ें जो है इनका उत्पादन सरकार भी करवाती है। मतलब अफीम फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ से अफीम निकलती है, उससे हेरोइन या तरह तरह के जो मादक पदार्थ हैं वो बनते हैं। तो इनको बनाने का या इनकी खेती का जो उद्देश्य है, फैक्ट्री लगवाने का जो उद्देश्य है, वो दवा निर्माण के उद्देश्य से होता है। मतलब दवा निर्माण करना इसके पीछे मेन पर्पज़ होता है। लेकिन दवा निर्माण के साथ साथ ये जो दूसरी चीज़ें हैं ये भी बनने लगती हैं और इनका जो कारोबार है वो वहाँ से अच्छा खासा फैला हुआ होता है। तो अफीम का जो पौधा होता है, इसमें जो उसकी कली होती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है और पूरा जो वहाँ से पानी निकलता है, मतलब अफीम फैक्ट्रियाँ जहाँ होती हैं और उनके बनाने की प्रक्रिया में जो वहाँ का उत्सर्जित पानी होता है यानी वेस्ट वाटर होता है, वो जिन नालियों के सहारे बहता है, अगर उन पानियों को भी कोई पी ले, मतलब जो निकासी का जल है उसका भी सेवन अगर कोई जीव कर लेता है तो वो भी नशे में आ जाएगा। इतना उसके अंदर नशा होता है, मादकता होती है। तो ऐसी चीज़ें जब बन रही हैं तो उसके साथ उसके जो शौकीन हैं वो आसपास मंडराने लगेंगे। तो ये जो अफीम फैक्ट्रियाँ होती हैं यहाँ भी नशे का कारोबार चलता है और इस प्रकार के न जाने कितने अड्डे। तो
इनका जो यहाँ निर्माण हो रहा है वो फायदे के लिए ही होता है, औषधि बनाने के लिए होता है, मानवता के हित में होता है। लेकिन जो पीछे वाला इसका काला चेहरा है उसको कोई नहीं देखता। अब इसके बाद देख लीजिए, यह एक ऐसी समस्या है जिससे कि कानूनन सिर्फ निपटना असंभव है। मतलब हम चाहें कि हम कानून बना दें, प्रतिबंध लगा दें, सजा दे दें, तो सिर्फ इससे नहीं होगा। लोग छिप कर करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, और कितना जाकर पकड़िएगा। तो इसलिए यहाँ पर पारिवारिक और जो सामाजिक स्तर है उस पर भी बदलाव की आवश्यकता है, वहां से प्रयास करने की जरूरत है। जब पारिवारिक और सामाजिक इन स्तरों पर प्रयास होंगे और साथ में कानून का भी शिकंजा रहेगा, तब इस पर प्रतिबंध लगेगा। यही संभावना है और ऐसे ही हो सकता है। इसके बाद आप ये लिखिएगा कि परिवार में माता पिता का यह दायित्व बनता है, ये देख रहे हैं, कि वे अपने बच्चों को भ्रम और भटकाव से दूर रखें और ध्येयवादी बनाएं। ध्येयवादी बनने का मतलब क्या है? आपके पास कोई जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, जिंदगी में एक लक्ष्य हर आदमी को बनाना चाहिए। मान लीजिए आपने एक टारगेट बनाया, लक्ष्य बनाया, और उसमें आप जी जान से लगे हुए हैं, तो उसकी साधना करने में, उस ध्येय की उपासना करने में आपको किसी और चीज का ख्याल ही नहीं रहेगा। आप दिन रात उसी के लिए प्रयासरत रहेंगे। ये सब जो नशा वगैरह है, ये खाली मन का वहम है, मतलब खाली मन की उपज है। कहते हैं ना कि खाली मन शैतान का डेरा, तो वही बात है। ये सब शैतान का डेरा कब आता है? जब आपका दिमाग खाली होता है, आप बिना काम के बैठे रहते हैं। इसीलिए निकम्मापन खुद एक अभिशाप है, और उस अभिशाप से बचने के लिए हमेशा जिंदगी में कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए। और लक्ष्य बनाने की जो पहली प्रेरणा है वो माता पिता से ही मिलती है। निठल्ले मत रहिए, हमेशा व्यस्त रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। ये नशे से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है, चाहे आप नशेड़ी हैं या नहीं हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कहा गया कि ध्येयवादी बनाइए। जीवन का कोई उद्देश्य जब नहीं होता है तब आदमी भटकता है, तब आदमी जो मानसिक संतुष्टि है उसको खोजता है, और संतुष्टि उसको जहाँ मिलती है वहाँ जुट जाता है। और संतुष्टि कहाँ मिल रही है ये सब जानते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए, यदि कोई अप्रत्याशित बदलाव बच्चों में दिखाई दे रहा है, खासतौर पे जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनमें अगर इस प्रकार का कोई बदलाव दिखाई दे रहा है तो उसके प्रति सचेत होना भी आवश्यक है। माता पिता को उनके व्यवहार की निगरानी करनी चाहिए कि कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। ये बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करने लगे, यानी हमेशा उसके सिर पर सवार रहें। इसका मतलब ये है कि उसके साथ बातचीत, जो वक्तव्य का तालमेल है वो बैठा कर रखें, उसे अपने भरोसे में लें और उसके मन की बात को समझें। आजकल मन की बात जो है ये काफ़ी फेमस है, तो मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं, वैसे ही उस बच्चे के मन की बात समझिए। वो चाहता क्या है, उसके विचार कैसे हैं, कौन से जो दोस्त हैं वो उसके फ्रेंड सर्किल में शामिल हैं, या कहाँ कहाँ वो जाता है, ये बातों ही बातों में उससे समझिए। और फिर अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत कदम उठा रहा है, तो उसको प्रेम से समझाइए। ये माता पिता का कर्तव्य है। तो ये पारिवारिक प्रयास हो गया। और सामाजिक प्रयास में भी ऐसे ही हो सकता है। जो समझदार लोग हैं वो नशेड़ी जो आदमी है या उसके परिवार के साथ मिले और बातचीत करके उसे समझाने का प्रयास करें, क्योंकि समझाना कभी कभी बहुत कारगर सिद्ध होता है। ये बात है। इसके साथ साथ आप यहाँ लिख सकते हैं कि ड्रग्स फ्री इंडिया का जो स्वप्न है उसको साकार करने के लिए समग्र प्रयासों की आवश्यकता है, और व्यक्ति को स्वयं, परिवार, मित्र, समाज, सरकार और कानून के साथ मिलकर काम करना होगा। इतनी सब चीजें जब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगी तब ये जो बुराई है ये जड़ से मिटेगी। और किसी भी व्यक्ति को नशे की लत से बाहर निकालना एक मुश्किल कार्य है। टेढ़ा तो होता है लेकिन असंभव नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखिए, तकलीफ होगी उस व्यसन को छोड़ने में, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। पूरा शरीर जो है वो एकदम हिल जाएगा असहनीय पीड़ा से, लेकिन छोड़ा जा सकता है और छोड़ने के बाद बहुत अच्छा महसूस होगा। तो इसलिए कहा गया है कि यह असंभव नहीं है। अनेकों उदाहरण ऐसे देखे जाते हैं जहाँ एक व्यसनी व्यक्ति जो है वो नशाखोरी जो है उसको छोड़कर सही रास्ते पर आता है, और सही रास्ता जब वो एक बार पकड़ लेता है तो जल्दी बहकता नहीं है, फिर वो देश के विकास में योगदान देता है। तो यही अच्छी बात है और ऐसा प्रयास हर भारतीय को करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति का अगर आत्मबल प्रबल हो, यहाँ पे बहुत सारी वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं, यहाँ होगा आत्मबल। तो अगर मनोबल किसी आदमी का ऊंचा है और परिवार और समाज उसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब उसका बहिष्कार किसी ने नहीं किया है, सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कभी भी भटकेगा नहीं। और भटकेगा नहीं तो वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत रहेगा, और ड्रग्स जैसी चीज़ों का उसकी ज़िंदगी में कोई स्थान नहीं होगा। और तब निश्चय ही हम अपने भारत को, अपने देश को ड्रग्स फ्री इंडिया के रूप में देख पाएंगे। मतलब ये जो स्वप्न है ये साकार हो पाएगा। तो इसके लिए समेकित प्रयास की आवश्यकता है, यही इसका सारांश है। इतना आप लिखिएगा और इसको अपने तरीके से लिखिएगा। ये पूरा निबंध था। विषय क्या था? ड्रग्स फ्री इंडिया, यानी सामाजिक बुराई के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।